नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल 10 अगस्त 2022 की सुनवाई के बाद आज जो दलीलें पेश की जाने वाली है तो उनके बाद जो है वो कोई अंतिम फैसला जो है दिया जा सकता है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ, सभी को अवगत है कि इन मामलों के ऊपर जो है वो 2 अगस्त 2022 से जो है वो अभी तक जो है वो सुनवाई चल रही है। 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त और उसके बाद कल 10 अगस्त को भी इन मामलों के ऊपर जो है वो सुनवाई हुई थी और आज फिर से 11 अगस्त को भी इन मामलों की सुनवाई के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो समय है वो दिया गया है। और अभी एक बात तो हम कह सकते हैं, तो इतना सारा जो लंबा समय सुनवाई के लिए दिया गया है तो उसके बाद जो है वो अभी इन मामलों के ऊपर जो है वो अंतिम फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। फिलहाल कल की जो सुनवाई हुई थी तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो एडवोकेट है तो उनके द्वारा अपनी दलील जो पेश की गई थी। 5 अगस्त 2022 को दोपहर 2 बजे के बाद जो सुनवाई हुई थी तो उस सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ये जो मामले हैं तो इन मामलों को फिर से जो है वो 10 अगस्त 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और आगे की सुनवाई के लिए ईपीएफओ के एडवोकेट को 1.25 घंटा 45 मिनट, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एडवोकेट को और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एडवोकेट को फिर से जो है वो समय दिया जाएगा। उसके बाद आज जो यहाँ पर समय अलॉट किया गया था तो उस समय में जो है वो केवल ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उनके ऊपर सुनवाई हुई थी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के सुनवाई के लिए जो समय ईपीएफओ के अधिवक्ताओं को, एडवोकेट्स को दिया गया था तो वो भी यहाँ पर नहीं दिया जा सका क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एडवोकेट द्वारा ही अपनी जो दलीलें वो प्रूफ के साथ जो है वो पेश की गई है और इसे 3 जजों की खंडपीठ द्वारा काफी अच्छी तरह से यहाँ पर सुनाया गया है और यहाँ पर कंसीडर भी किया गया है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो अधिवक्ता है तो उनके द्वारा यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाई दी गई है, जिसमें मिस्टर शंकर नारायण द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उनमें कहा गया कि जो हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड है तो उनके द्वारा उच्च पेंशन का जो भुगतान है वो दिए जाने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है और उसे लागू भी कर दिया गया है और उनके पेंशनर्स को जो उच्च पेंशन है तो उसका भुगतान किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कल की सुनवाई में रखी गई कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो कॉपर्स जमा होता है यानी फंड जमा होता है तो उसके ऊपर जो ब्याज अर्जित होता है तो उसी के ऊपर जो है वो पेंशन का भुगतान हो जाता है और जो मेन कॉपर्स है तो उसको तो हाथ भी नहीं लगाया जाता, केवल जो ब्याज की रकम इसके ऊपर अर्जित की जाती है तो उसी के माध्यम से जो वो पेंशन का भुगतान जो वो हो जाता है। यानी यह जो मेन कॉपर्स है तो वो यहाँ पर वैसा का वैसा शेष है और यह दिन बाय दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। साथ ही यह ईपीएस 95 पेंशन धारकों को रिटर्न भी नहीं किया जाता तो यह मुद्दा भी जो है वो कोर्ट के समक्ष काफी प्रभावी ढंग से जो है वो प्रूफ के साथ जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो अधिवक्ता है तो उनके द्वारा जो है वो रखा गया है। तो यहाँ पर हम ये जो कल की सुनवाई हुई है तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले भी जो सुनवाइयाँ हुई थी तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारियां दे दी है तो उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो जो है वो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड का उदाहरण था तो वो दिया गया, जो कि एक छूट प्राप्त संगठन है जहां वास्तविक वेतन पेंशन के लिए मंजूरी पहले ही दे दी चुकी है और उसे जो है वो लागू भी किया जा चुका है। उन्होंने बहुत ही आश्वस्त रूप से उल्लेख किया था कि केवल ईपीएफ फंड छूट प्राप्त संस्थान द्वारा जो है वो बनाया जाता है, यानी जो ईपीएफ की अमाउंट होती है, पीएफ का जो अमाउंट होता है तो वही छूट प्राप्त ट्रस्ट द्वारा मेंटेन किया जाता है और जो ईपीएस 95 पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो वो छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त संस्थानों का ईपीएफओ के पास जो है वो जमा रहता है। ऐसे में यहाँ पर छूट प्राप्त और जो अछूट प्राप्त संस्थान है तो उनको जो है वो डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पर आगे कहा गया कि ईपीएफओ द्वारा परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2017 के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के इसको लागू किया गया था। सीबीटी
उच्चतम मंच के अनुमोदन के बाद सरकार के उचित अनुमोदन के साथ भी इसे छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त संगठन दोनों के लिए लागू कर दिया गया था। तो जी यहाँ पर बहुत ही तार्किक रूप से उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह जो जानकारी दी गई है। साथ ही उनके द्वारा आरसी गुप्ता का निर्णय पेंशन भोगियों के संशोधित पेंशन से छूट प्राप्त ट्रस्ट से प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि छूट प्राप्त ट्रस्ट के संबंध में ईपीएफओ एसएलपी को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। तो यह सारे तर्क जो है वो उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस है तो वो यहाँ पर मजबूत किए जाने के लिए दी गई थी। उसके बाद कई बार न्यायाधीश महोदय द्वारा भी सवाल उठाए गए, तो उन सवालों के ऊपर से शंकर नारायण ने सफलतापूर्वक 3 जजों की जो बेंच है तो उन्हें जो है वो जवाब दिया है, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मामला है तो वो काफी मजबूत हो गया है। अब आज की सुनवाई में ये जो दलीलें पेश की गई थी तो उनके काउंटर में ईपीएफओ द्वारा क्या दलीलें दी जाती है तो वो काफी महत्वपूर्ण है, और जो भी दलीलें रहेंगी तो वो यहाँ पर कंसिडर करके ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में या फिर जो भी फैसला है तो वो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट लंच सेशन में जो सुनवाई हुई थी तो वो भी माननीय एडवोकेट शंकर नारायण जी की दलीलों से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि शुरू करने के साथ फिर से शुरू की गई थी। श्री शंकर नारायण ने सीबीटी की कार्रवाई पढ़ी, जिसमें उच्च पेंशन और भारत सरकार द्वारा जो मंजूरी दी है तो वो बताई। साथ ही उल्लेख किया गया था कि इससे जो है वो कहीं भी वापस नहीं लिया गया है, यानी सीबीटी की बैठक में यह जो निर्णय पारित किया गया था, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इसको लेकर जो है वो आदेश जारी किया गया था, तो इससे जो है वो अभी तक वापस नहीं लिया गया है। ऐसे में यहाँ पर उच्च पेंशन को रोका नहीं जा सकता, तो ये भी पॉइंट जो है वो सामने आता है। तो जी हाँ, आगे यहाँ पर बताया गया कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनको औसत 1392 रुपए ही पेंशन मिलती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उच्च सीमा का श्रेणी में आने वाले पेंशन भोगियों का प्रतिशत बहुत ही कम है, और उन्होंने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाणिक डेटा भी माननीय कोर्ट के समक्ष जो रखा है। श्री शंकर नारायण ने उल्लेख किया था कि लगभग 24,600 संख्या संशोधित पेंशन प्राप्त करता है, और उनका पुराना पेंशन वे लगभग ₹5 करोड़ जो अब लगभग 15 करोड़ रुपए हो गया है, और वर्तमान औसत मासिक पेंशन में उच्च ब्रैकेट अंतर लगभग 9,000 रुपए है, जो कि ईपीएफओ द्वारा किया गया अंतरित 1,37,000 रुपए प्रति माह के मासिक पेंशन डेटा से बहुत ही दूर है। तो ये कल के जो सेशन था, कल की जो सुनवाई थी तो उनमें जो है वो यहाँ पर ये दलीलें जो है वो पेश की गई थी। उसके बाद आगे यहाँ पर जो दलीलें है तो श्री पद्मनाभम ने नेल्को पेंशन भोगियों की ओर से तर्क दिया था, और अधिनियम की संबंधित धारा का हवाला देते हुए कहा था कि छूट प्राप्त और गैर प्राप्त छूट ट्रस्ट वाले पेंशनरों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। श्री भटकनगर एक अन्य वकील ने 22 अगस्त 2014 के संशोधन की खामियों को अदालत के समक्ष पेश किया है, जिसमें ए और बी कर्मचारी एक ही दिन और एक ही पद पर शामिल होने और बी के छोटे होने और सेवा अवधि की लंबी अवधि के साथ अधिक योगदान देने का उदाहरण दिया गया। उन्हें कम पेंशन मिलेगी, जो कि यहाँ पर उचित नहीं है। एक अन्य विद्वान वकील ने कहा कि ईपीएफओ द्वारा सेवानिवृत्ति के दिन तक भी पेंशन भोगियों के उच्च वेतन के विकल्प को अस्वीकार कर दिया गया था, और उसके अलावा कट ऑफ तिथि के परिपत्र का भी उचित प्रचार नहीं किया गया था। उन्होंने ईपीएफओ के पास पड़े सरप्लस फंड के रूप में करीब 40,000 करोड़ रुपए के आंकड़े का भी जिक्र अपनी दलील में पेश किया था। एक अन्य विद्वान वकील ने संविधान के अनुच्छेद 21(1) की प्रासंगिकता का हवाला दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले का भी हवाला दिया कि पेंशन एक इनाम नहीं है, बल्कि यह जीवन के अंतिम छोर पर सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए दिए जाने वाला उनको जो है वो लाभ है। यह भी उल्लेख किया गया कि पेंशन अधिनियम धारा 26(6) के तहत सभी ने गुण से विकल्प से आवेदन किया, और धारा 11(3) के अनुसार भी इसकी आवश्यकता नहीं है। एकमात्र सवाल धन के प्रेषण का है, और अब पेंशन भोगी इसे ब्याज सहित ईपीएफओ के पास देने को भी तैयार है। पेंशन भोगियों का यह जो समय था तो वो समाप्त हो गया था। इसके बाद यहाँ पर आज फिर से जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो एडवोकेट है तो उनके द्वारा जो है वो दलीलें पेश की जाने वाली है,
और आज की सुनवाई के बाद जो है वो हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला है तो वो दे दिया जाए। जो भी फैसला रहेगा, जो भी अपडेट रहेगा, तो मैं आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी आज की सुनवाई जो है वो खत्म होने के बाद दे दूंगा। जैसे हमने कल एक लाइव सेशन शुरू किया था आप सभी के लिए, तो वैसा ही आज शाम को जो है वो लाइव सेशन हम आपके लिए एक रखेंगे, जिसमें आज की सुनवाई के संबंधित और आज के जो सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था तो उसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में जो आपको पूरी जानकारी मिल सके। फिलहाल अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट रहेगा तो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में जो आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।